हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नोज एक्सप्लेन्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। मैं यहाँ हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मेरी हिंदी पे मत जाओ, कंसेप्ट समझो पहले। हम सभी को पता है कि दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था एंड उस समय 2 ग्रुप्स थे, द सेंट्रल पावर्स एंड द एलीज। द एलीज ग्रुप में ग्रेट ब्रिटेन्स भी थे एंड उस समय वो लोग इंडियंस को रूल कर रहे थे। तो वो लोग ने एडवांटेज लिया, वो लोग ने इंडियंस को बहुत रिक्वेस्ट किया तो कि तुम लोग आ जाओ, तुम लोग हेल्प करो हम लोगों को, अगर तुम लोग हेल्प करते हो तो हम लोग तुम लोगों को इंडिपेंडेंस दे सकते हैं। इंडियंस भी ने सोचा कि हाँ, अगर ये तो बेनिफिट हो सकता है हम लोगों के लिए, लेकिन इंडियंस लोग जब हेल्प किया वापस में वो लोग ने इंडिपेंडेंस नहीं दिया। हमारा चैप्टर का नाम ही है राइज ऑफ गांधी, तो चलो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी एंड उनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात पे 2 अक्टूबर 1869 को। इंडिया पे थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद वो डायरेक्ट चले गए इंग्लैंड पे लॉ पढ़ाई करने के लिए 1888 को। वहाँ से वो वापस कब आए 1891 को, और तब वो बैरिस्टर बन गए थे। इंडिया पे राजकोट, गुजरात, मुंबई, थोड़ा सा मतलब ये सब जगह पे काम करने के बाद वो नतल पे गए। नतल कहाँ पे है? अभी साउथ अफ्रीका पे। तो वहाँ पे गए वो 1893 को, और वहाँ बहुत साल रहे थे वहाँ पे, तो मे बी 21 to 22 ईयर्स वहाँ पे रहे थे। एंड वापस कब आए इंडिया पे? 1915 को, ये याद रखना, 1915 को इंडिया वापस आए। साउथ अफ्रीका पे गांधी जी ने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन भी फॉर्म किया था जिसका नाम था नतल इंडियन कांग्रेस, एंड एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। यहाँ पे गांधी जी ने उन लोगों के साथ फाइट किया या तो प्रोटेस्ट किया जो लोग इंडियंस के अगेंस्ट रेशियलिज्म प्रैक्टिस करते थे या तो इंडियंस लोगों को अलग तरीके से देखते थे। और एक प्रोविंस भी है जिसका नाम है ट्रांसवाल प्रोविंस, जो कि साउथ अफ्रीका पे है। वहाँ पे कोई भी इंडियंस लोगों को एंट्री नहीं दिया जाता था, तो इसलिए गांधी जी प्रोटेस्ट करते थे ना। और एक बात था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन मैरिजेस अगर कोई मतलब क्रिश्चियन राइट्स से होता है तो मतलब उसको इलीगल माना जाता था, लेकिन अगर कोई शादी क्रिश्चियन राइट्स के हिसाब से नहीं माना जाता था तो उसको इलीगल, तो वो शादी पूरा इलीगल होता था। तो दैट्स वाई ये दोनों रीज़न के लिए सत्याग्रह पूरा स्टार्ट किया था। एंड किसने स्टार्ट किया था? मोहनदास करमचंद गांधी ने। सत्याग्रह, गांधी जी फर्स्ट ऑफ ऑल सत्याग्रह स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका पे। इसका मतलब है सत्या यानी कि ट्रूथ, एंड ग्रह यानी कि अडियरेंस और होल्डिंग फर्मली। इसका मतलब स्ट्रांगली वो लोग ट्रूथ को फॉलो करेंगे, वो लोग लीगली काम करेंगे, कोई भी आर्म्स या अम्यूनिशंस यूज़ नहीं होगा या तो गन्स और पिस्तौल्स यूज़ नहीं होगा। वो लोग हर समय सच बात बोलेंगे एंड लीगली काम करेंगे। गांधी जी वॉज इंस्पायर्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय एंड थियोडोर। गांधी जी दो फिलोसफर्स थे एंड उनके हिसाब से, उनके काम से वो बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। एंड एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे साउथ अफ्रीका पे ऐसे प्रोटेस्ट करना, ये सब करना, तो इसलिए उनको जेल पे रखा गया था 9 ईयर्स के लिए। लेकिन उनको बाद में रिलीज़ किया गया था इंडियन रिलीफ एक्ट के हिसाब से। एंड फाइनली उन्होंने सोचा कि साउथ अफ्रीका पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, और इंडिया पे कब रिटर्न करे किया? 1915 को। इंडिया में आते ही गांधी जी ने 3 जगह पर विजिट किया था। एक था चंपारण जो कि नॉर्थ बिहार पे है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स वर अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स उन लोगों को बोलते थे जिन लोगों का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता था, एंड वो लोग फार्मर्स को हेल्प करते थे जब ज़रूरत पड़ता था। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि फार्मर्स ही लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे। तो नेक्स्ट उन्होंने विज़िट किया खेदा जो कि गुजरात पे है। वहाँ पे भी सेम, फार्मर्स अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्स, ज़्यादा टैक्स लिया जाता था उन लोगों से, तो इसलिए वो लोग अगेंस्ट थे। नेक्स्ट अहमदाबाद पे जब गए, अहमदाबाद यानी गुजरात पे है फिर से, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मिल वर्कर्स व अगेंस्ट द मिल ओनर्स। जो लोग मिल पे काम करते थे वो लोग अपने ओनर से, अपने मालिक के अगेंस्ट थे। इंडियंस लोगों को पहले ही बोला गया था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे हेल्प करते हो तो फुल इंडिपेंडेंस मिलेगा, यानी कि स्वराज मिलेगा। लेकिन इसके बदले हम लोगों को क्या मिला? अनएम्प्लॉयमेंट मिला। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, यानी कि चीज़ों का दाम बढ़ रहा था। पोवर्टी हो रहा था। हाई टैक्सेशन, इसका मतलब ज़्यादा टैक्स लिया जाता था सब लोगों से। एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा मतलब लोग थे जिन लोगों को मतलब काम नहीं मिलता था। सो गांधी जी ने अभी 1919 को सोचा, क्योंकि 1918 को वॉर ख़त्म हुआ था, तो 1919 को गांधी जी ने सोचा कि हम लोगों को अभी कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिले ब्रिटेन से। हम लोगों को ब्रिटिश को भगाना पड़ेगा। सो फ्रॉम कोऑपरेशन, हम लोग पहले कोऑपरेट करते थे, हेल्प करते थे ब्रिटिश को, तो अभी उन लोगों को हेल्प नहीं करना है और अभी हम लोग
सत्याग्रह फॉलो करना है, यानी कि ट्रूथ के हिसाब से फॉलो करना है। दैट मीन्स वी हैव टू वर्क लीगली काम करना है। यहाँ पे इतना सारा प्रोटेस्ट देखने के बाद रॉलेट एक्ट पास किया गया था। जस्टिस सिडनी रॉलेट, जो पिक्चर है यहाँ पे, उन्होंने ऑर्डर दिया था गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड को कि जाओ तो इंडिया पे जाके देखो, इतना रेवोल्यूशन, इतना जो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है। तो रॉलेट यहाँ पे आने के बाद उन्होंने देखा कि ये सब प्रॉब्लम है एंड उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया 1919 को। इसका मतलब है कोई भी आदमी जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है या तो प्रोटेस्ट करता है, उन लोगों को डायरेक्ट जेल पे रख सकते थे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 2 years। दैट मीन्स विदाउट एनी रीजन डायरेक्टली वो लोग जेल पे डाल देंगे। फाइनली सत्याग्रह लीगली स्टार्ट हो गया था। सत्याग्रह हम लोग ने देखा कि साउथ अफ्रीका पे उन्होंने लीगली स्टार्ट किया था, फिर छोड़ छाड़ के वो इंडिया पे आ गए। अभी यहाँ पे इतना सारा प्रॉब्लम्स देखने के बाद उन्होंने सच में मतलब लीगली स्टार्ट कर दिया था 1919 को। तो उन्होंने 1919 कैसे स्टार्ट किया? 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने हड़ताल से शुरू किया। हड़ताल यानी कि एकदम पूरा प्रोटेस्ट किया, फास्टेड किया। पीपल फास्टेड, इसका मतलब पीपल उपवास रखा, दे प्रेड, बिजनेस सस्पेंडेड, मतलब सब कुछ एकदम पूरा बंद कर दिया था। एक मास मूवमेंट, बड़ा सा मूवमेंट था ये। एंड गांधी बन गए एकदम पूरा ओवरऑल इंडिया का लीडर, जहाँ वो ही लीड कर रहे थे सब इंडियंस को, ताकि वो लोग सब लोग मिल के ब्रिटेन्स को मतलब ब्रिटेन्स के अगेंस्ट फाइट करें। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, हम लोग ने ये देखा था कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी अपना हड़ताल से शुरू कर दिया था सत्याग्रह। लेकिन 10 अप्रैल 1919 को दोनों आदमी, दैट मीन्स डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया गया था एंड जब पूरा अमृतसर से मतलब भगा दिया गया था उन लोगों को, मतलब वो लोग यहाँ पे रह नहीं सकते। 13 अप्रैल 1919 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखना। इस दिन को पब्लिक मीटिंग रखा गया था, और कौन सी जगह पे? जलियांवाला बाग पे। ओके, ना ये बाग का मतलब है गार्डन। ये गार्डन बहुत ही बड़ा था, सो इसलिए पब्लिक मीटिंग रखा गया था यहाँ पे। एंड उस समय बैसाखी का टाइम था। मीटिंग जब चल रहा था, जनरल डायर को कैसे भी ये बात पता चल गया था। उन्होंने पूरा अपना टीम लाकर, मतलब मिलिट्रीज को लाकर, पूरा बाग जो भी मतलब एग्जिट पॉइंट्स जो है सब कुछ बंद कर दिया था। एंड हाई वॉल्स था, बहुत बड़ा बड़ा वॉल्स था वो बाग पे। वो लोग मिलिट्रीज लोग ऊपर खड़ा हो गए एंड डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू किया था। उन मतलब जो लोग अंदर थे, जो लोग मीटिंग कर रहे थे, ओपन फायरिंग हो रहा था। एंड जस्ट इमेजिन कितना सारा लोग मारे गए थे उस समय। सिर्फ ये नहीं किया, वो लोग विदाउट एनी रीज़न अरेस्ट भी किया था बहुत लोगों को, विदाउट एनी रीज़न सब लोगों को मार रहे थे एंड बहुत सारा प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे कर लिया था। इतना कुछ देखने के बाद इंडियंस लोग बहुत ही गुस्सा हो गए थे। लॉर्ड हंटर उस समय एक कमेटी बनाया था, एक कमेटी ऑफ इंक्वायरी, ताकि ये देख सके कि जनरल डायर ने ये सच में घिनौना काम किया था कि नहीं। उन्होंने ये इंक्वायरी के बाद देखा कि हाँ, उन्होंने तो किया था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अपना सीट से हटा दिया। लेकिन इंडियंस लोग बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि कैसे एक आदमी जिनके लिए बहुत सारा आदमी मर गए, इंडिया पे बहुत सारा आदमी मर गए, और उनको अपने सीट से हटा दिया, बस क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है? नो, इंडियंस वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अच्छा डिसीजन लिया था कि जो लोग उस समय मतलब अच्छा काम करते थे, तो ब्रिटेन्स लोग नाइट देते थे या तो टाइटल्स देते थे एज अ मार्क ऑफ ऑफर या अवार्ड हिसाब से। तो उन्होंने ये अपना नाइटहुड वापस कर दिया ब्रिटेन्स लोगों को, अब एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। खिलाफत मूवमेंट, ये किसने फॉर्म किया था और क्यों फॉर्म किया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बहुत सारे कंट्रीज डिफीट हो गए थे, उनमें से टर्की एक था। इसका मतलब खलीफा या तो स्पिरिचुअल हेड जो टर्की तक का था, उनका पोजीशन एकदम डाउन हो गया था। उस समय गांधी जी ने सोचा कि एक कमेटी बनाया जाए, खिलाफत कमेटी उन्होंने बनाया। एंड दो ब्रदर्स, इंडिया का 2 ब्रदर्स थे जिनका नाम था मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली। वो लोग ने मिलकर काम किया इस कमेटी के लिए, ताकि वो लोग सुल्तान का पोजीशन जो डाउन हो गया था वो पोजीशन वापस उन लोगों को दे सके। गांधी जी ने ये आइडिया क्यों सपोर्ट किया था? ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स मिलकर काम करें। एंड कैसे काम करें? नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन से। नॉन वायलेंस यानी कि मैंने पहले से ही बोल दिया था, नो वायलेंस, कोई भी वायलेंस नहीं होगा, कोई भी गन्स, कोई भी एमुनेशंस यूज़ नहीं होगा। और नॉन कॉपरेशंस, ये ब्रिटेन्स आए इंडिया पे कैसे कॉपरेट, हम लोग इंडियंस ने बहुत हेल्प किया था उन लोगों को यहाँ पे आने के लिए, लेकिन अभी हम लोग कॉपरेशन नहीं करेंगे, विदाउट कॉपरेटिंग उन लोगों को यहाँ से भगाना है।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च किया था 1920 को, और इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडियन ब्रिटेन के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, कोई भी उन लोगों का बात नहीं सुनेगा। एंड इसका और एक नाम था, और उसका नाम था असहयोग आंदोलन। यहाँ पे गांधी जी का सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होगा, जहाँ पे नॉन वायलेंस, अहिंसा फॉलो होगा। नॉन वायलेंस, कोई भी वायलेंस नहीं होगा वहाँ पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का कारण क्या है? पहले हम लोग ने पढ़ा था जलियांवाला बाग मैसेकर, याद है? वहाँ पे इतना सारा इंडियंस मारे गए थे। रॉलेट एक्ट जो ब्रिटेन ने पास किया था, जहाँ पे कोई भी इंडियंस को प्रिजन पे डाल सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पे ब्रिटेन्स लोग ज़्यादा टैक्स लेते थे इंडियंस से। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय वो लोग ने बोला था कि तुम लोग अगर हेल्प करते हो तो हम लोग इंडिपेंडेंस दे देंगे, लेकिन उसके जगह क्या हुआ? बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो गया था, पॉवर्टी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, और भी बहुत कुछ। तो ये सब रीजंस से छुटकारा मिलने के लिए इंडियंस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। वीडियो देखकर हेल्प हुआ हो तो एक फ्री का लाइक तो बनता है। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय क्या क्या एक्टिविटीज़ इंडियंस लोगों ने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग ब्रिटेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे जाते थे वो लोग ने छोड़ दिया जाना। लिकर शॉप्स यानी कि वाइन शॉप्स पिकेटेड हुआ था, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्राइक्स किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था। बॉन फायर, इसका मतलब बहुत बड़ा आग जलाया गया था, जहाँ पे फॉरेन का यानी कि ब्रिटेन का जो भी क्लोथ्स, जो भी गुड्स था, वो सब जलाया दिया गया था। एंड उस समय ये बोला गया था कि सब लोग इंडियन का चीज़ यूज़ करेंगे, जो भी इंडिया पे बनता है चीज़ वो सब सिर्फ यूज़ किया जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ब्रिटेन स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया था, इसलिए इंडिया में ही बहुत सारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोला गया था, जैसे काशी विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़। हर साल सेठ जमुनालाल बजाज 1 लाख रुपए नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को देते थे, ताकि उन लोगों का अच्छे से मेंटेनेंस हो और उन लोगों का कोई प्रॉब्लम भी ना हो। सब इंडियंस को ये पता चल गया था कि ब्रिटेन को अगर भगाना है तो सब लोग मिलके भगाना पड़ेगा। उस समय 40 लाख वॉलंटियर्स आए थे। नॉट ओनली मैन काम कर रहे थे, इवन वुमेन भी ज्वाइन किया था ये प्रोटेस्ट पे, ताकि सब लोग मिलके ब्रिटेन को भगाए। 50,000 चरखास बनाया गया था उस समय, ताकि इंडियंस लोग खुद का कपड़ा खुद ही बनाए। फंडिंग के बिना ये मूवमेंट कैसे चलेगा? इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, इतना सारे इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए तिलक स्वराज्य फंड ने 1 करोड़ अमाउंट कलेक्शन कर लिया था बहुत ही कम समय में। समय प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया विजिट करने वाले थे, लेकिन उसको भी ये बंद कर दिया गया था। इट वॉज नॉट अलाउड, इट वॉज बॉयकटेड। मूवमेंट को लीगली कब माना गया था? जब कांग्रेस लोगों का नागपुर सेशन हुआ था। नागपुर सेशन यानी कि नागपुर पर मीटिंग हुआ था दिसंबर 1920 को, और उन लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों को स्वराज चाहिए। स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस बाय लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स, पीसफुली चाहिए और लीगली चाहिए हम लोगों को इंडिपेंडेंस। एंड कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि हम लोगों को डायरेक्ट एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्टली एक्शन नहीं करने से हम लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाला। तो चलो, अब ये तो क्लियर हो गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था। अभी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स देख लेते हैं। कुछ पॉजिटिव साइड्स देख लेते हैं। तो उस समय स्वदेशी गुड्स बहुत सारा यूज़ होने लगा। स्वदेशी यानी कि सिर्फ इंडियन गुड्स यूज़ होने लगा था। हैंड स्पिनिंग बढ़ रहा था, वीविंग बढ़ रहा था, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा चरखास बनाया गया था, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, ये सब हो रहा था। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो चीज़ था ना अनटचेबिलिटी, ये स्टॉप हो गया था। हिंदू और मुस्लिम्स में यूनिटी बढ़ गया था। फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स ये सब प्रोहिबिट किया गया था। अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी कि वाइन एंड ऑल ये सब ड्रिंक करना स्टॉप कर दिया गया था। एंड सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ब्रिटेन्स जो टाइटल्स और ऑनर्स देते थे ये सब पूरा सरेंडर कर दिया था इंडियंस लोगों ने। पॉजिटिव साइड में हम लोग ने ये भी देखा था कि तिलक स्वराज्य फंड ने बहुत सारा अमाउंट कलेक्ट किया था बहुत ही कम समय में। ब्रिटेन कोर्ट्स जाने की जगह आर्बिट्रेशन बोर्ड्स बनाया गया था, और उस समय बहुत सारा नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाया गया था। नेगेटिव साइड पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉयकट हुआ था उस समय, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो बॉयकट किया गया था। नंबर 1, बॉयकट ऑफ लेजिस्लेचर, ब्रिटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई भी फॉलो नहीं करना चाहा। एंड नंबर 2, कोड, कोई भी ब्रिटेन कोर्ट पे नहीं जाते थे। एंड नंबर 3, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो भी ब्रिटेन का ये सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस था वो सब बंद कर दिया गया था। कोई भी इंडियंस नहीं जाते थे वहाँ पे, क्योंकि इंडियंस लोगों का खुद का मतलब इंस्टीट्यूशंस बन रहा था उस समय।
मूवमेंट के समय अभी नॉन वायलेंस से वायलेंस होने लगा, जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस फाइट ऐसा करने लगे, ब्रिटेन के अगेंस्ट इतना अग्रेसिव हो गए थे कि वो लोग चौड़ी चौड़ा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पे, जो पहले हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस पे बोलते थे लेकिन आजकल हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ये सब देखकर गांधी जी ने बोला कि ये बहुत बड़ा एक हिमालयन ब्लंडर हो गया। इसका मतलब उन्होंने बहुत बड़ा एक मिस्टेक कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे नॉन वायलेंस, लेकिन अभी सब लोग मिलकर वायलेंस करने लगे। ब्रिटिश लोग अभी गुस्सा हो गए थे। वो लोग ने देखा इतना सारा प्रोटेस्ट, इतना सारा हंगामा, तो लोकल पुलिस अटैक करने लगे, फायरिंग करने लगे और उस समय 3 प्रोटेस्टर्स मारे गए थे। इंडियंस इन रिटर्न क्या किया था, ब्रिटेन का पुलिस स्टेशन को जला दिया, 22 पुलिसमैन मारे गए एंड गांधी जी फाइनली उन्होंने सोचा कि ये मूवमेंट को फाइनली स्टॉप कर देते हैं। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो लोग ने गांधी जी का ये डिसीजन को फाइनली लीगली एक्सेप्ट किया एंड फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इट केम टू एन एंड। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट किया और उनको 6 साल के लिए जेल पर रख दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1928 को एक कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन, क्योंकि इसका लीडर था सर जॉन साइमन एंड उनके अंदर 7 मेंबर्स थे। ये कमीशन को इंडिया पे भेजा ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 पे हुआ था वो 10 साल बाद अभी कुछ रिफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं। देखो, हर समय ये याद रखना कि बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो ब्रिटेन्स लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलग अलग ईयर से वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन करते थे। वहाँ पे बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा जाता था जहाँ जिस हिसाब से मतलब इंडिया को रूल किया जाएगा। तो लास्ट ये हुआ था 1919 को। अभी फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ चेंजेस चाहिए कि नहीं, तो अगर चाहिए इसलिए 10 साल बाद, उसके 10 साल बाद 28 को अभी फिर से ये कमीशन भेजा। लेकिन कांग्रेस ने ये कमीशन को पूरा इग्नोर किया, बॉयकट किया, क्योंकि कोई भी इंडियंस नहीं था वहाँ पे। अरे इंडियंस का ही रूल्स लिखोगे तो कोई भी इंडियंस नहीं होने से कैसे होगा। तो वो लोग ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि गो बैक साइमन। यहाँ पे पिक्चर पे भी देख सकते हो कि कैसे वो लोग ने सब लोग मिल के प्रोटेस्ट किया था। ये जो यहाँ पे प्रोसेशन देख रहे हो इसका लीडर था लाला लाजपत राय, और उस समय ब्रिटेन्स ने लाठी चार्ज किया सब लोगों को, यानी कि लाठी से सब लोगों को मारा। उस समय लाला लाजपत राय जो लीडर थे वो एकदम बुरी तरीके से घायल हो गए थे एंड धीरे धीरे वो मर गए। 1929 को लाहौर पे एक सेशन हुआ था, यानी कि एक मीटिंग हुआ था जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था पूरा कंट्री पे, लेकिन ये अनऑफिशियली था। ये याद रखना अच्छे से, 26 जनवरी 1930 को अनऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे माना गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934। हम लोग ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि साइमन यहाँ पे आने वाले थे अपना कमीशन को लेकर ताकि इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके। लेकिन 3 फरवरी 1928 को पूरा बंगाल पे स्ट्राइक चल रहा था और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि साइमन यहाँ पे आए और हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे। तो इसलिए मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, यानी कि रफली उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा था और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट किया। और अभी वो लोग ने बोला कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर करेंगे, क्योंकि हम लोग को उन लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चाहिए, हम लोग कमीशन चाहिए ही नहीं। तो इसलिए प्रेशर देने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि तुम लोग ये एक्सेप्ट करो, हम लोग ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जो भी ड्राफ्ट किया है, ये एक्सेप्ट करो फाइनली। 1928 को कलकत्ता पे एक सेशन हुआ था, यानी कि एक मीटिंग हुआ था जहाँ पे इंडियंस लोग ब्रिटेन्स लोगों को दम दे रहे थे, यानी कि वार्निंग दे रहे थे कि अगर तुम लोग ने हम लोगों को डोमिनेंट स्टेटस यानी कि ज़्यादातर पावर अगर हम लोगों को नहीं दिया तो हम लोग डायरेक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, बट इट वॉज अनऑफिशियली। फिर 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया, एक वार्निंग दिया लॉर्ड इरविन को कि अगर तुम लोगों का ये सब जो खराब चीज़ जो तुम लोग कर रहे हो, इतना बुरी तरीके से जो इंडियंस लोगों को रूल कर रहे हो, ये अगर तुम लोग स्टॉप नहीं किया, इसका मतलब 11 डिमांड्स दिया था उन लोगों को, ये अगर स्टॉप नहीं किया तो हम लोग एकदम CDM करेंगे, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। सिविल यानी कि पब्लिक और डिसोबीडियंस मतलब तो पता ही है कि हम लोग तुम लोगों का बात एकदम सुनेंगे ही नहीं। वी विल disobey your rules and regulations, your administration। 11 डिमांड्स जो गांधी जी ने डिमांड किया था लॉर्ड इरविन से, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो अपना किताब पेज नंबर 27 पे मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। 11 डिमांड्स जो लॉर्ड इरविन को दिया गया था फुलफिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो फुलफिल नहीं किया, तो इसलिए सब लोग ने मिलकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फाइनली स्टार्ट कर दिया था। तो कैसे स्टार्ट किया? सॉल्ट मार्च करके, या तो डांडी मार्च भी बोल सकते हैं। ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया था।
दांडी मार्च शुरू हुआ था साबरमती आश्रम पे, जो कि गुजरात पे है। यहाँ पे राइट साइड पिक्चर पे देख सकते हो, वन वहाँ पे मार्क किया हुआ है, अहमदाबाद, वहाँ है साबरमती आश्रम। और वो लोग वहाँ से नीचे दांडी तक गए, दांडी यानी कि नंबर 4 दांडी तक गए। एंड दांडी कहाँ पे है? इट इज़ अ विलेज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये छोटा सा एक गाँव है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे है, वही गुजरात पे ही है। ओके, सो 12 मार्च 1930 से शुरू किया था और पहुंचे वहाँ पे कितना तारीख को? 6 अप्रैल 1930 को। उन लोगों का डिस्टेंस कितना है वहाँ पे ऊपर दिया गया है, देखो एरो के ऊपर, 385 किलोमीटर। और वो लोग कितना दिन लग गया उन लोगों को पहुंचने में? 25 डेज। ये अच्छे से याद रखना। ब्रिटेन्स ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। जैसे कि ये मूवमेंट का नाम ही है सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि पब्लिक विल डिसओबे द गवर्नमेंट। तो इसलिए वो लोग ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद से लेकर दांडी तक गए ताकि ये रूल जो सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था, ये रूल को ब्रेक कर सके और ये लॉ को चैलेंज कर सके। सीडीएम अभी हर जगह पर स्प्रेड होने लगा था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि हम लोग आजकल पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ पे मूवमेंट खुदाई खिदमतगार्स किया था, जिसका मतलब है सर्वेंट्स ऑफ गॉड। वो लोग को रेड शर्ट्स भी बोला जाता था क्योंकि वो लोग रेड शर्ट्स पहनते थे एज ए यूनिफॉर्म। उन लोगों का लीडर था खान अब्दुल गफ्फर खान और उनका अलग नाम था फ्रंटियर गांधी। हर जगह पर इतना प्रोटेस्ट हो रहा था कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने गांधी जी को और उनका 1000 फॉलोअर्स को अरेस्ट किया था। इंडियंस लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि एक मीटिंग रखा गया था लंदन पे। लेकिन कांग्रेस लोगों को डायरेक्ट इंडिपेंडेंस चाहिए था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो इसलिए वो लोग ने बॉयकट कर दिया वो मीटिंग एंड सीडीएम कंटिन्यू करने लगे।